बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। हमने जो इस लेक्चर में आज पढ़ना है वो एक नया स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड से रिलेटेड, जो मैंने आपको पढ़ाए थे, बताए थे। तो उसके बाद अब नया एक स्टैंडर्ड हम शुरू कर रहे हैं, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। ये क्या है स्टैंडर्ड, इसके मुतालिक हम तफसील से पढ़ेंगे इसके बारे में, और कोशिश करेंगे कि इसी स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो आज हमारी क्लास ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग स्टैंडर्ड है। बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से तफसील में समझाऊँ, ताकि आपको किसी किस्म की एम्बिग्युइटी या प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, अच्छा देखें, IAS 23 डील करता है बोरिंग कॉस्ट को। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट पहले हम समझते हैं होती क्या है। बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? देखें, बोरो किसे कहते हैं? उधार लेने को। उधार जो लिया जाता है, मिसाल के तौर पे कंपनी बैंक से उधार लेती है, कंपनी उधार पे माल ख़रीदती है, कंपनी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बोरिंग करना, बोरो करना। ठीक है, आप भी अपने जैसे दोस्तों से, किसी बहन भाइयों से, किसी से जो है वो कुछ अमाउंट बोरो कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंपनीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से बोरो करती हैं। ठीक है, उधार ले लेती हैं, लोन ले लेती हैं। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट का मतलब है कि बोरो करने की कॉस्ट, और वो क्या होती है? इंटरेस्ट। जब बैंक से बोरो किया जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है? इंटरेस्ट। बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लेंडिंग करते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बोरो करने की कॉस्ट जो है वो इंटरेस्ट होती है। तो बेसिकली बोरिंग कॉस्ट से मुराद यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आप समझ लें। ठीक है, तो ये बड़े सादा अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि बोरिंग कॉस्ट से क्या मुराद है? इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो IAS 23 बताता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे डील करना है। कौन से इंटरेस्ट एक्सपेंस के मुतालिक की बात कर रहा है, हम ये देखेंगे। कैसे डील करना है, उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, क्या एंट्री होगी, किस तरह कैलकुलेशन होगी, वो हम देख रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में मुतालिक हमें पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। IAS 23, अब मैं आप डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट रेगुलेट्स द एक्सटेंट to which entities are allowed to capitalize borrowing cost। ठीक है, पहली बात उसने ये बताई कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो बेसिकली रेगुलेट करता है कि एंटिटी विच इन एंटिटीज़ आर अलाउड टू कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट। कौन सी एंटिटीज़ जो है वो आर अलाउड जिनको इजाज़त है टू कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट, कि वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकती हैं। यानी कौन सी किस्म की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, कैपिटलाइज से क्या मुराद है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी समझाता हूँ। कौन से किस्म की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है? इनकर्ड ऑन मनी, जो कि इनकर होती है उस पैसे के ऊपर, बोरड के जो उधार लिया जाता है, टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द सर्टेन एसेट। कोई मखसूस किस्म के एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो फाइनेंस किया जाता है, की जाती है रकम, यानी बैंक से लोन ली जाती है किसी ख़ास किस्म के कोई मखसूस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, जो अमाउंट फाइनेंस की जाती है बैंक से, जो बोरो की जाती है, उसके ऊपर जो लगने वाला इंटरेस्ट होता है उसको कैपिटलाइज करना है या नहीं करना, ये हमें बताता है IAS 23। ठीक है, पहली बात तो ये यहाँ पे समझ लें कि कोई ख़ास किस्म के जो एसेट्स होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं कौन से एसेट्स होते हैं, मैं आपको तफसील से बताता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन पहली बात तो ये कि वो जो एसेट्स होते हैं उनको एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है, जो अगर वो जो ख़ास किस्म के एसिड्स हैं, सर्टेन एसिड्स, उनको एक्वायर करने के लिए अगर कंपनी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है, बोरो कर रही है अमाउंट, और उसके ऊपर फिर वो इंटरेस्ट भी पे कर रही है, यानी बोरिंग कॉस्ट भी दे रही है, तो वो बोरिंग कॉस्ट उसकी कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज होगी। कैपिटलाइज से क्या मतलब है कि यानी वो उसकी कॉस्ट में ऐड की जाएगी। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि ये अमाउंट जो है वो ये एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। क्या मतलब कि ये एक्सपेंस जो है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करके लिखा जाएगा इन बैलेंस शीट के अंदर एज अ एसेट। ठीक है, मिसाल के तौर पे 10 लाख के एसेट लिया, 10 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था, उसका हमने एसेट लिया, 10 लाख के ऊपर जो है वो 10,000 रुपये कॉस्ट पड़ी। ठीक है, 10,000 रुपये जो है वो कॉस्ट पड़ी, यानी इंटरेस्ट पड़ा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10,000 जो है वो शुड बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ द
इन द शुड बी कैपिटलाइज $10,000 द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज टू द अमाउंट बोरड टू परचेज द एसेट या टू एक्वायर द एसेट। तो क्या मतलब है, $10,000 को 10 लाख के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, कैपिटलाइज करने का मतलब है कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर कैपिटलाइज इन द बोरड अमाउंट। तो उसका मतलब क्या है कि उस अमाउंट को, बोरिंग कॉस्ट को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। समझ में आ गई कि बोरिंग कॉस्ट को लाजमन, मस्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमन एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। यानी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। इफ़ दैट एसेट, बशर्ते कि वो एसेट इज़ वन, वो है which necessarily takes a substantial time to get ready for intended use or sale। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं which is that asset is one which necessarily be known as qualifying asset, कि जो लाजिम है कि वो एसेट कौन सा हो, क्वालिफाइंग एसेट हो। क्वालिफाइंग एसेट जो होता है, उस एसेट को परचेज करने के लिए अगर बैंक से लोन लिया जाएगा और उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, तो वो इंटरेस्ट उसी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट कंपनी परचेज़ कर रही है, ठीक है, और क्वालिफाइंग एसेट को परचेज़ करने में अगर लोन लिया गया है और उस लोन के ऊपर, यानी अगर लोन नहीं लिया गया फिर तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट को परचेज़ किया गया और उसके लिए लोन लिया गया, उस लोन लेने के बाद फिर क्या किया है, उसको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो फिर पे किया गया है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो उस लोन जो इंटरेस्ट को, यानी बोरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे हम एसेट की कॉस्ट के अंदर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि जो येलो रंग से हाईलाइटेड है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया था। क्वालिफाइंग एसेट वो होता है कि जो टेक्स अ सब्सटेंशियल टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले तैयार होने के अंदर, या उसको सेल करने के लिए या कंपनी ने अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उसको अगर बनाना हो और वो ठीक ठाक टाइम ले रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट। देखिए मैंने नीचे ना इसकी पूरी डेफिनेशन भी लिख दी है यहाँ पे। अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, ये बात ऊपर लिखी हुई थी। इट कुड बी अ प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, वो कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विपमेंट हो सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर ना अगला स्टैंडर्ड आ रहा है IAS 14 इंशाल्लाह, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड। ठीक है, वो टेंजिबल एसेट भी हो सकता है और इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। जैसे कि डेवलपमेंट, अगर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट है और वो बहुत ज़्यादा है, वो कंपनी, हमने अभी पिछला स्टैंडर्ड पढ़ा था ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट कॉस्ट भी होती है। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट कंपनी इनकर कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर और उस कॉस्ट को बोरो किया गया है बैंक से और उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तो उस इंटरेस्ट को भी उस डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट। और इसी तरह टेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, इन सब की टेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट भी अगर क्वालिफाइंग एसेट्स हैं ये, क्योंकि देखें जितने भी हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये काफ़ी, आपका क्या ख्याल है कि एक इक्विपमेंट या प्लांट या प्रॉपर्टी जो है वो बिल्डअप होने में कोई छोटा मोटा, थोड़ा मोटा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब एक मिसाल तो इक्विपमेंट है, मैं जब कॉमसेट्स में था तो 2012 की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त एक केमिकल टेस्ट करने वाली मशीन थी जो मंगवाई गई थी फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। वो एक केमिकल टेस्ट किया करती थी। ठीक है, वो केमिकल टेस्टिंग मशीन थी। अब आप यकीन करेंगे वो 70 लाख रुपए की मशीन थी। ठीक है, मैंने खुद वो वहाँ पे लैब में देखी। अब क्या ख्याल है कि 70 लाख की मशीन को डेवलप करने के में कोई चंद घंटे लगे होंगे या दिन लगे होंगे, महीनों लगते हैं। अब आप ये देखें जो बड़े बड़े
जहाज़ होते हैं, इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? बहरी जहाज़, समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़, काफ़ी टाइम लगता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंशियल टाइम लेते हैं टू गेट रेडी फॉर यूज़ और सेल, ठीक है, सेल होने के लिए या यूज़ होने के लिए। तो ऐसा एसिड कि जो तैयार होने में काफ़ी टाइम ले, उसको क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं। क्वालिफाइंग एसिड क्यों कह रहे हैं? बेसिकली वो एसिड क्वालिफाई कर गया है, ज़्यादा वक्त में चूँकि तैयार हो रहा है, तो लिहाजा उस एसिड के ऊपर लगने वाली जो कॉस्ट है, यानी उस एसिड को जो तैयार करने के लिए जो बैंक से पैसा लिया गया है, उसकी जो इंटरेस्ट पे किया गया है, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाने के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस ने एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दैट्स वाई दैट एसिड इज़ नोन एज क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है, आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं। चलिए हम वापस वहीं पे आते हैं, ठीक है जी, ये सब समझ में आ गई। अच्छा, अब इंटरेस्ट को जो हम कहते हैं कि एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे, उससे क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे करेंगे? द रेट ऑफ द इंटरेस्ट टू बी टेकन। देखिए यहाँ पे दो सूरतें हैं। अगर वेयर द बोरिंग्स आर मेड स्पेसिफिकली टू कार क्वालिफाइंग एसिड, एक तो ये है सिचुएशन और एक ही दूसरी ये सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर जो बोरिंग्स है, बैंक से जो पैसे उधार लिए गए हैं, आर मेड स्पेसिफिकली टू एक्वायर द क्वालिफाइंग एसिड, वो पर्टिकुलरली बोरो किए गए हैं क्वालिफाइंग एसिड के लिए। सिर्फ मिसाल के तौर पे कंपनी ने एक बिल्डिंग बनानी थी, प्लाजा बनाना था, 10 मंजिला प्लाजा बनाना था। अब 10 मंजिला प्लाजा जो है वो एक महीने में तो तैयार नहीं हो जाता, चंद हफ्तों में तो नहीं हो जाता, जाहिर बात है उसको कई महीने लगते हैं, बाज़ औक़ात साल भी लग जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में तो वैसे ही ठीक ठाक अरसा लग जाता है। तो अब उसको करने के लिए जो प्लाजे को खड़े करने के लिए जो बैंक से पैसा लिया गया, वो सिर्फ पैसा बैंक से बोरो किया गया था उस क्वालिफाइंग एसिड के लिए, ठीक है। उसमें उस पैसे से और कंपनी ने कुछ नहीं परचेज़ करना था, सिर्फ पर्टिकुलरली वो परचेज़ किया गया था क्वालिफाइंग एसिड के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, उसमें बोरिंग कॉस्ट जो है वो उसकी जितनी भी बनती है वो ऐड कर दी जाती है एसिड की कॉस्ट में। कैसे भला? बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज्ड आर दोज एक्चुअली इनकर्ड। उसमें हम क्या देखते हैं कि उस क्वालिफाइंग एसिड के लिए जो बोरो की गई है अमाउंट, पर्टिकुलरली उस एसिड के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा है उसको कैपिटलाइज कर देंगे, उस एसिड की ऐड कर देंगे एसिड की कॉस्ट में, ठीक है। लेस एनी इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस कर देंगे एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरिंग्स, ठीक है। अगर उस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरिंग, अगर मिसाल के तौर पे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, उस बोरिंग से कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट की गई है और अगर उससे कोई इनकम आई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको उस इनकम को हम माइनस कर देंगे। यानी हम कैसे मालूम करेंगे कि कितनी अमाउंट बोरो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना चाहिए? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज मालूम करने का क्या फार्मूला है, यानी ये मालूम करने का क्या फार्मूला है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा, एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट बैंक से लिया गया है, सॉरी जो लोन बैंक से लिया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि अगर कोई टेम्पररी इनकम है लोन में से, मेरे ख्याल में से बाई मिस्टेक मैंने लो जी, अगर उसमें से कोई टेम्पररी इनकम आई है, ये हम बोरिंग कॉस्ट मालूम कर लेंगे। कैसे भला? देखिए मिसाल के तौर पे अब मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि बेसिकली आपको जो कंफ्यूज कर रहा होगा ना, वो कर रहा होगा लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरिंग्स। इससे क्या मुराद है? देखिए मिसाल के तौर पे होता ही है कि 5 लाख के लिए, सॉरी 5 लाख कर्जा लिया गया 5 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, कंपनी को पता है कि वो जो 5 लाख रुपए हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होंगे, एक ही दिन में सारे यूज़ नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी को पता है 5 साल तक ही हम इसको यूज़ करते रहेंगे। अब 5 साल तक बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को ये देखेगी कि भाई पहले साल के अंदर मिसाल के तौर पे 1 लाख यूज़ होगा, दूसरे साल में 2 लाख दूसरा लाख यूज़ होगा, तीसरे साल में 3 लाख यूज़ हो जाएंगे टोटल, चौथे साल के अंदर 4 लाख यूज़ हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो कंपनी कहती है कि भाई अभी साल का शुरू है, तो हम एक काम करते हैं, 2 लाख रुपए के हम कोई बॉन्ड्स या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स या कोई भी ऐसे इनकम सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए,
तो उसका क्या फ़ायदा होगा, कंपनी अभी शुरू के अंदर 1 साल के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, अभी पहला साल है, सिर्फ 1 लाख यूज़ होगा, अभी काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो बाकी 2 लाख 1 लाख रुपये जो है वो कंपनी ने लेके उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब बेसिकली वो एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है। वो कंपनी ने क्या किया कि वो पैसा जो बैंक में पड़ा रहा है उसके ऊपर बिला वजह सूद पड़ता रहे, कंपनी ने लेके उसको आगे किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया मुख्तसर अरसे के लिए। अब उस पर उसकी इनकम भी आएगी, ठीक है। तो क्या किया जाएगा कि वो जो इनकम है वो माइनस कर देंगे, वो जो इनकम होगी वो भी टेम्पररी होगी ना, फॉर एवर थोड़ी होगी, वो कुछ अरसे के लिए 6 महीने 1 साल के लिए होगी, वो भी उसको माइनस कर देंगे उस अमाउंट से जो टोटल इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 5,000 रुपये मिसाल के तौर पे, ठीक है। लेकिन कंपनी ने जो 2 लाख रुपये आगे किसी जगह इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए, गवर्नमेंट टी बिल्स में लगा दिया, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो आ रही है मिसाल के तौर पे 2,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 माइनस 2,000, तो एक्चुअली कितनी अमाउंट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना चाहिए, एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए 3,000। 5,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 3,000। इसी तरह मिसाल के तौर पे कंपनी ने 3 मंजिला प्लाजा बनाना है, अच्छा 2 मंजिला बन गया, अब तीसरा मंजिला बन रहा है। पहली मंजिल जो है वो उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर बन गया और वो कुछ ना कुछ काम कंप्लीट हो गया, लेकिन वो ज़ाहिर बात है बिल्डिंग इस्तेमाल में तो नहीं लाई जा सकती। तो साथ वाला कोई बंदा कहता है, कोई लोग कहते हैं कि भाई हम मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है, वो कहती है भी हमारी कंपनी की गाड़ियाँ ना आप नीचे फर्स्ट फ्लोर के अंदर, ये जो मिसाल के तौर पर प्लाजा बनाया है तो उसकी बेसमेंट में पार्किंग दी है। जैसे चेज़अप आप देखते हैं तो चेज़अप के बिल्कुल बेसमेंट में पार्किंग है, चैन 1 देख लें, और ये दूसरा क्या नाम है उसके साथ जो दूसरा प्लाजा है चैन 1 के साथ जो आप देख लें कि उसके अंदर क्या है कि बेसमेंट में उसकी पार्किंग है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे कोई कंपनी कहती है, कोई सामने बैंक है कि भाई हम आपकी आर्जी तौर के ऊपर पार्किंग यूज़ कर लेते हैं, जब आपका प्लाजा बन जाएगा तो हम कोई अपना और इंतजाम कर लेंगे, जब तक आपका प्लाजा नहीं बनता उस वक्त तक आप अपनी बेसमेंट के लिए हमें पार्किंग के लिए जगह हमें दे दें, हम अपना सिक्योरिटी गार्ड बैठा के पार्किंग कर लेंगे। तो अब क्या होगा, वो जो प्लाजा जो बन रहा है उसकी बेसमेंट जो है वो बैंक्स वालों ने, ये साथ किसी स्कूल वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने, कॉलेज वालों ने जो है वो उधार के तौर पर ले ली। तो अब उससे जो इनकम आएगी वो बेसिकली टेम्पररी इनकम है, ठीक है, वो माइनस हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन उस अमाउंट से कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है जो उस लोन के ऊपर ली गई है उसमें से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास अब वो अमाउंट बच जाएगी कि जो असल में कैपिटलाइज हमने करनी है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इस लाइन का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, वेयर द फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट आर टेकन फ्रॉम जनरल बोरिंग्स। जब फंड जो है फॉर द प्रोजेक्ट आर टेकन फ्रॉम जनरल बोरिंग्स, वो जनरल बोरिंग्स में से फंड्स जो है वो लिए गए हों। क्या मतलब, यानी जनरल बोरिंग हो, वो स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसिड के लिए बोरिंग ना हो। कंपनी ने क्वालिफाइंग एसिड भी परचेज़ करना था और कंपनी ने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देनी थी, कोई पैसा नहीं था वो उसके लिए भी बैंक से लेना था, और कंपनी ने जो है अपने प्रोजेक्ट ABC के अंदर भी पैसा लगाना था, और कंपनी ने जो है वो आगे 2-4 और काम भी थे। तो यानी सब कामों के लिए इकट्ठा जो पैसा बोरो किया गया, ठीक है, तो उसमें से क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो जनरल बोरिंग हुई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम फिर उसकी वेटेड एवरेज मालूम करते हैं बोरिंग कॉस्ट की। कैसे भला, हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर कितनी अमाउंट यूज़ होनी है। उस टोटल जो बैंक से लोन लिया गया है 10 लाख का लोन लिया गया था, हम देखेंगे क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर कंपनी ने कितना खर्च करना है। वो मिसाल के तौर पर $2,000 है, ठीक है, $2,000 मल्टीप्लाई बाय वो क्वालिफाइंग एसिड जो है वो कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या मिसाल के तौर के ऊपर जो पीरियड है वो कब ख़त्म हो रहा है, जितने अरसे के लिए पीरियड ख़त्म हो रहा है, जितने अरसे अकाउंटिंग पीरियड में मिसाल के तौर पे लोन लिया गया था 1 नवंबर को, अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 2 महीने इस्तेमाल किया गया है इस पीरियड के अंदर, ठीक है। 2 पीरियड का इंटरेस्ट पड़ेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा इस पीरियड में। तो मंथ्स यूज़ यानी 2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, या आप यूँ समझ लें कि कैपिटलाइजेशन रेट से मुराद ये है कि इंटरेस्ट रेट के जो बैंक ने चार्ज किया है 10%, 15% जो कंपनी बैंक ने कहा है कि आपने हमें इंटरेस्ट देना है, वो अमाउंट, तो आपके पास अमाउंट निकल आएगी, ठीक है, वो आपके पास अमाउंट निकल आएगी उसकी कि जो बैंक जो क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर इंटरेस्ट लगा, जो अमाउंट ली गई थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर ली गई अमाउंट का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपके पास निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कब करना शुरू करेंगे, क्या मतलब यह है कि कैपिटलाइजेशन कब करना शुरू करेंगे से क्या मुराद है कि यानी
कब तक हम इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे और कब इंटरेस्ट रोके अब फिर हम एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी वो नीचे दिया हुआ है, बताया हुआ है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कमेंस, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। ये जो है ना ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब तमाम कंडीशन जो है वो पूरी उतरती हों। नंबर 1, एक्सपेंडिचर फॉर द एसिड इज़ बीइंग इंकर्ड। पहली बात तो ये कि जो एसिड के लिए एक्सपेंडिचर था वो तमाम इनकर्ड हो चुका है। 5 लाख लिए गए थे एसिड के लिए बैंक से, तो 5 के 5 लाख जो है वो लग चुके हैं उस एसिड के ऊपर। नंबर 1, जितनी कॉस्ट, जितनी अमाउंट बैंक से ली गई थी क्वालिफाइंग एसिड के लिए वो तमाम खर्च हो चुकी है। नंबर 2, बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड। बोरिंग कॉस्ट भी, इंटरेस्ट भी उस पर पड़ रहा हो। ऐसा ना हो कि बैंक से मिसाल के तौर पे 2 साल के लिए लोन लिया गया हो, अब 2 साल के अंदर जो है वो अमाउंट तो सारी खर्च हो गई, लेकिन बैंक ने किसी वजूहात की बिना पर, शराइत की बिना पर ये कहा कि हम आपको इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने लेट लगाना शुरू करेंगे। तो जिस दिन से इंटरेस्ट पड़ना शुरू होगा उस क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर ली गई अमाउंट पर, उधार ली गई अमाउंट के ऊपर, उस वक्त से बोरिंग कॉस्ट जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे, उसका मालूम करना शुरू करेंगे। एक्टिविटीज़ दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसिड फॉर इंटेंडेड यूज़ और सेल्स आर इन प्रोग्रेस। और एक्टिविटीज़ दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसिड, जो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हैं और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए ज़रूरी हैं या सेल के लिए ज़रूरी हैं, आर इन प्रोग्रेस, वो जारी हों, ठीक है। यानी मतलब ये कि एसिड को वर्किंग कंडीशन या यूज़ या सेल के अंदर लाने के लिए वो एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी हैं वो जारी और सारी हों, तो आप उसको जो है वो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, और यानी वो उसको हम ऐड अप करना शुरू कर देंगे बोरिंग कॉस्ट को, ठीक है। अच्छा, बीइंग इनकर्ड का मतलब देखें यहाँ पे ये है कि वो एक्सपेंडिचर ऑफ द एसिड इज़ बीइंग इनकर्ड, यानी जो एसिड का जो एक्सपेंडिचर है ना वो इनकर हो रहा हो। ये मेरे ख्याल में से मैं शायद गलत बोल गया कि ये हो चुका हो नहीं, बल्कि एक्सपेंडिचर जो है वो जितना भी एसिड के लिए जो बैंक से अमाउंट ली गई है 5 लाख रुपए, तो वो इनकर होना शुरू हो जाए, यानी वो हो रही हो, बीइंग इनकर्ड। और उसके ऊपर जो है वो फिर बोरिंग कॉस्ट भी, यानी बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट है वो भी पड़ रहा हो, ठीक है, और एक्टिविटीज़ भी जारी और सारी हों उस एसिड को मुकम्मल करने के लिए। तीनों चीज़ें, तीनों शराइत पूरी होती हैं, ठीक है, बीइंग इनकर्ड, ठीक है। अगर मैंने वो कुछ गलत बोल दिया हो तो वो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटलाइजेशन फिर कब होना रोक देंगे, कब हम उस क्वालिफाइंग एसिड के अगेंस्ट जो लोन लिया गया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको एसिड की कॉस्ट में ऐड करना रोक देंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन आइदर, जब या तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, ठीक है, या ये सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसिड्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। पहली बात तो ये है कि सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज़ यानी काफ़ी हद तक तमाम वो एक्टिविटीज़ जो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, सेल और काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी हों, वो तमाम कंप्लीट हो चुकी हों। अब ये नहीं कि मिसाल के तौर पे पूरी इमारत बन गई, 3 मंजिला जो है वो एक प्लाजा बन गया, अब वो मिसाल के तौर पे दरवाज़ों के अंदर अगर किसी के दरवाजे में हैंडल नहीं लगा और हैंडल जो है लगने में देर हो गई है, और अगर हैंडल लगना रह गया है, पूरी इमारत बन गई है और सिर्फ एक दरवाजे में हैंडल रह गया है, तो हम, और हैंडल लगने में अगर मिसाल के तौर पे 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बेसिकली इमारत खड़ी हो गई है, छोटा मोटा काम जो है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। या कंस्ट्रक्शन इज सस्पेंडेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री के अंदर कोई मसला हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से काम फ़िलहाल वक्ती तौर के ऊपर रोक दिया जाए, तो इंटरेस्ट की वो अमाउंट फिर मिसाल के तौर पे कोई काम शुरू हुआ प्लाजे के ऊपर, 4 मंजिला प्लाजा बनाना था, 2 मंजिलें बन गई, उसके बाद कोई मसला हुआ जिसकी वजह से काम रुक गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थे या जो भी था, और दोबारा 1 साल के बाद दोबारा फिर काम शुरू हुआ बाकी 2 मंजिलों के ऊपर। तो पहले जो 2 मंजिलें बनी थी उसमें जितना भी अरसा लगा था, उस अरसे के अंदर जितने भी क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर ली गई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता होगा वो हम मालूम करके उसको कैपिटलाइज करेंगे। बीच में 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता होगा उसको कैलकुलेट ज़रूर करेंगे, वो रिकॉर्ड भी ज़रूर करेंगे, और वो इनकम स्टेटमेंट में एज अ सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। और उसके बाद फिर जो 1 साल बाद दोबारा काम शुरू हुआ और बाकी 2 मंजिलें मुकम्मल हुई, तो उन 2 मंजिलों के ऊपर जितना टाइम लगा उस टाइम के अंदर जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हुआ वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हम लेके ऐड कर देंगे एसिड की कॉस्ट में, यानी उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है।
यहाँ तक स्टैंडर्ड था। अब हम इसके जो है वो एक इलस्ट्रेशन 6 देख लेते हैं IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के ऊपर। जी इसमें जो सवाल है ये हम पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2005 सेंसको बिगैन टू कंस्ट्रक्ट अ सुपर मार्केट विच हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 40 ईयर्स। वो ये कह रहा है कि सेंसको एक कंपनी है, उसने एक सुपर मार्केट बनाना शुरू की जिसकी 40 साल लाइफ है। इट परचेज्ड अ लीज होल्ड इंटरेस्ट। अब देखें लीज होल्ड इंटरेस्ट जो है ये आपके लिए एक शायद नया वर्ड हो, ठीक है। लीज होल्ड इंटरेस्ट इन द साइट फॉर $25 मिलियन। उसने जो है वो लीज़ के ऊपर एक ज़मीन ख़रीदी। लीज़ होल्ड इंटरेस्ट होता क्या है ये देखते हैं। देखें लीज़ होल्ड इंटरेस्ट जो है ये देखें, ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देख रहे हैं आप। लीज़ होल्ड इंटरेस्ट इज़ अ टेम्प्रेरी राइट टू ऑक्यूपाई लैंड और प्रॉपर्टी। ये एक टेम्प्रेरी राइट होता है लैंड या प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने का। आपने सुना होगा कि फ़लाँ जो है वो लैंड जो है वो लीज़ के ऊपर ली गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसिकली एक रेंट के ऊपर ली जाती है, उसका जो है वो रेंट पे किया जाता है। और वो लीज़ का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एक लेसी होता है और एक लेसर होता है, ठीक है। तो वो जैसे बिल्कुल आप जैसे मकान ले लेते हैं, वो 1 महीने के लिए आप लेते हैं, उसका रेंट पे कर देते हैं। लेकिन लीज़ के अंदर जो है वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लैंड और प्रॉपर्टी एक ख़ास मुय्यना मुद्दत तक ली जाती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है अपने पास एज अ एसेट। ये भी हम पढ़ते हैं आगे आगे। अ पर्सन हु ओन्स द फ्री होल्ड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी में ग्रांट अ लेसी। अब जो वो पर्सन के जो फ्री होल्ड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, जिसका प्रॉपर्टी होती है, मे ग्रांट वो दे सकता है, मे ग्रांट अ लेसी ऑन मे ग्रांट अ लीज ऑन इट टू अनदर पर्सन। वो उसको लीज़ के ऊपर किसी भी और फर्द को दे सकता है। यानी जो ओनर है वो लीज़ के ऊपर अपनी ज़मीन के ऊपर किसी को भी वो आगे दे सकता है लीज़ के ऊपर। लीज होल्ड इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। वो लीज होल्ड एसेट जो भी होता है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही किया जाएगा एज एसेट। एंड इट शुड बी डेप्रिशिएटेड एज नॉर्मल लाइक अदर नॉन करंट एसेट। और उसको बिल्कुल वैसे ही डिप्रिशिएट किया जाएगा जैसे अदर नॉर्मल नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अच्छा बात यह है कि आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 10 साल के लिए लीज़ के ऊपर एक ज़मीन ली गई, ठीक है। अब 10 साल के लिए जब ली जाएगी तो उसके बाद 10 साल के बाद वो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और जो ओनर है वो अगर चाहे तो उसके बाद फिर मज़ीद लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 10 साल की मुद्दत तक का वो कॉन्ट्रैक्ट है। जब लेसी जो है जिसने ज़मीन लीज़ पर ली है लेसर से, ठीक है, उसने लीज़ पर जब ज़मीन ली है तो वो उसको बैलेंस शीट में अपने पास ऐसा एज अ एसेट क्यों रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विल बी रिकॉर्डेड एज एसेट इन बैलेंस शीट। वो क्यों रिकॉर्ड करेगा और उसे डेप्रिशिएट भी क्यों करेगा, जबकि वो तो उसकी है ही नहीं। तो याद रखिएगा कि जो एसेट की डेफिनेशन है जो स्टैंडर्ड में बताता है वो ये डेफिनेशन है, एसेट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी नॉट ओन्ड बाय द एंटिटी। जो किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो तो उसको हम कहते हैं एसेट। उसमें ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के ओनर वो तमाम कंट्रोल में भी होते हैं और ओनरशिप में भी होते हैं, इसलिए हम उनको एसेट लिखते हैं। मेन शर्त जो है एसेट की, अगर आप स्टैंडर्ड में डेफिनेशन देखें, वो हमने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, बहरहाल मैं आपको वही बता देता हूँ कि एसेट ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट की डेफिनेशन ये है कि इज़ ओन्ड बाय कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी नॉट ओनली ओन्ड बाय द एंटिटी। कि ये नहीं कि वो सिर्फ मलकियत हो किसी एंटिटी की, बल्कि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल हो। अब जब ज़मीन 10 साल के ऊपर की लीज़ के ऊपर ली जाती है तो उसके ऊपर उसको पूरा कंट्रोल हासिल हो जाता है, वो उसके ऊपर बनाए बिल्डिंग खड़ी करता है। जिस तरह आपको याद होगा 2008 के अंदर जो सिटी कॉलेज वालों ने अपना कैंपस बनाया था यहाँ
शिंग्रीला कुजीन से पीछे। तो ये इन्होंने लीज़ के ऊपर ली थी लैंड, ठीक है। मैं उस वक्त वहीं पढ़ाता था और मुझे याद है कि ये उस वक्त लीज़ के ऊपर ली हुई थी इन्होंने लैंड, ठीक है। तो ये है असल में बेसिकली कॉन्सेप्ट लीज़ का, ठीक है। तो लीज़ होल्ड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि वो लैंड या प्रॉपर्टी उसकी कितनी है, वो जो लैंड है वो कितनी अमाउंट की है, $25 मिलियन की, ठीक है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, अब वो जो ज़मीन ली है उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी, उसकी $9 मिलियन जो है वो उसकी कॉस्ट आएगी बिल्डिंग खड़ी करने की, और उसके ऊपर फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट होगी $6 मिलियन की, ठीक है। क्या मतलब, यानी फिक्सचर्स फिटिंग का मतलब ये है कि जो अंडरग्राउंड पाइप डलेंगे और बिजली के पाइप होंगे और बिजली के बोर्ड होंगे और तमाम पेंट होगा, ये तमाम $6 मिलियन का होगा, और बिल्डिंग जो खड़ी की जाएगी वो $9 मिलियन की होगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरवाइजर वाज कंप्लीटेड बाय, अच्छा 30 सितंबर 2005 को वो बिल्डिंग खड़ी हो गई और वो काबिल इस्तेमाल होगी 1 जनवरी 2006 से, ठीक है। अवेलेबल टू यूज़ कब होगी, 1 जनवरी 2006 से। तो सेंस को बोरोड $40 मिलियन अमाउंट ऑन 1 जनवरी। अच्छा, अब हुआ ये कि उसने जो इस तमाम काम के लिए, ये तमाम बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, सुपरमार्केट खड़ी करने के लिए ना $40 मिलियन का लोन लिया, ठीक है, 1 जनवरी को, किस लिए, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। लोन को बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने की जो कॉस्ट है वो 10% पर एनम थी, ठीक है, 10% सालाना। इट वाज रीपेड ऑन जो 1 जनवरी 2005 को लिया गया, जो 1.5 साल बाद जो है वो वाजिबुल अदा होगा, पेएबल हो जाएगा 30 जून 2006 को, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड को अच्छी तरीके से समझना है आपने। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एट कॉस्ट, आपसे पूछ रहा है कि वो टोटल अमाउंट बताएं कि जो इंक्लूड की जाएगी कॉस्ट के अंदर, किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, यानी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये जो है टोटल जो खड़ा किया जा रहा है यहाँ पर $25 मिलियन की जो है वो लीज होल्ड इंटरेस्ट लेके, और $6 मिलियन और $9 मिलियन की बिल्डिंग कॉस्ट और फिटिंग वगैरह से, तो ये इसकी वो बता रहा है कि टोटल अमाउंट बताएं। इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट एट 31 दिसंबर 2005, प्लांट इक्विपमेंट जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट 31 दिसंबर 2005 की बैलेंस शीट के अंदर कितनी अमाउंट आएगी इस डेवलपमेंट की कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तहत की गई है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, वेरी सिंपल। पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक क्या क्या काम हो चुका है। देखिए, पहली बात तो ये कि $25 मिलियन की एक लीज होल्ड इंटरेस्ट परचेज़ की गई, ठीक है, ज़मीन ली गई। फिर उसके बाद बिल्डिंग कॉस्ट दी गई $9 मिलियन की, ठीक है, ये भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। फिक्सचर एंड फिटिंग भी उसी के अंदर आएंगे क्योंकि उसी बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है, $6 मिलियन के ये आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अब असल जो बात है, जो यहाँ सवाल देने का मकसद है कि ये जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखें, हमने क्या कहा था कि जो क्वालिफाइड एसिड है, पहले देखें क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इसे एक सब्सटेंशियल टाइम लगा है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगा है कंस्ट्रक्ट होने के लिए। ऐसा नहीं था कि गए बाज़ार से एसिड ख़रीद के ले आए, उसको बनने में काफ़ी अर्सा लगा है बिल्डिंग को, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग एसिड है। दूसरी बात, हमने इसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, ठीक है, इसके अंदर ऐड करना है। तो $40 मिलियन परचेज़ किया गया था इस कि वो इससे जो है वो $40 मिलियन इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर लगाएगा। अच्छा, $40 मिलियन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, 10%, ठीक है। तो ज़रा मालूम करें कि अच्छा, ये जो है हमने पढ़ा था, जो तरीक़ेकार था वो ये था कि ये ऊपर अगर आप देखें कि कब उसे कैपिटलाइज करना शुरू करना है, जैसे एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर होना शुरू हो जाए और बोरिंग कॉस्ट भी पड़ना शुरू हो जाए। तो ज़ाहिर बात है 1 जनवरी को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन का, और 1 जनवरी को जो है वो 2005 को उसने बैंक से लोन लिया। तो गोया कि कंस्ट्रक्शन का काम का आगाज़ हुआ, तो साथ ही इंटरेस्ट पड़ना भी शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरी शर्त क्या थी, एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहें जब तक वो उस बिल्डिंग को, उस क्वालिफाइंग एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन प्रोग्रेस हों, उस वक्त तक आप
जो है वो कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहें। कब तक ये एक्टिविटीज़ चलती रही हैं? 30 सितंबर 2005 को, क्योंकि 30 सितंबर 2005 को ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, और वो अवेलेबल टू यूज़ कब होगी? 2006, ठीक है। तो अब बात ये है कि 30 सितंबर को जब ये काम ख़त्म हो चुका और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो जो बोरिंग कॉस्ट है वो सिर्फ लगेगी 1 जनवरी 2005 से लेकर 30 सितंबर 2005 तक, ठीक है। उसकी वजह ये कि हमने पढ़ा था कि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा क्वालिफाइंग एसिड का, इंटरेस्ट कॉस्ट लगना बंद हो जाएगी। अब देखें, इंटरेस्ट तो पे करना है हमने कब भला? 30 जून को। तो 30 सितंबर 2005 से लेकर 30 जून 2006 तक का जो इंटरेस्ट होगा वो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। और 1 जनवरी 2005 से लेकर 30 सितंबर 2005 तक का जितना इंटरेस्ट बनता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज आ बोरिंग कॉस्ट और उसको कैपिटलाइज करेंगे इस एसिड की कॉस्ट में। कैसे भला? अब देखें, 40,000 इसका 10% लें, मल्टीप्लाई बाय 10%, अभी तो पूरे साल का निकल आया। तो हमने कितने महीने यूज़ किया है? जनवरी से लेकर सितंबर तक, तो ये बनते हैं मेरे ख्याल में से 9 महीने। अगस्त तक 8, हाँ जी बिल्कुल। तो $40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर कि 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो फिर हम इसी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो अगर मैं आपको ज़ुबानी बताऊं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो टोटल अमाउंट इंक्लूड होगी वो कितनी होगी? लैंड जो परचेज़ की गई $25 मिलियन की, ठीक है। उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी की गई $9 मिलियन की, और उसके ऊपर फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट आई $6 मिलियन की। तो 9 और 6 15 और 25, 9 और 6 15, 15 और 25 कितने हो गए? 30 और ये 40 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी और इस 40 मिलियन डॉलर के अंदर हम ऐड कर लेंगे ये जो हमने कैलकुलेशन की थी बोरोड अमाउंट की, ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जितनी कॉस्ट लगेगी। देखें यहाँ मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि अगले पेज के ऊपर पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, ये देखें। अब आप ये देखें कि टोटल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितनी है? 31 दिसंबर 2005 को। लीज कितनी थी? ये डॉलर मिलियन को काट के ना 000 लिख दिएगा, ठीक है, $000, ठीक है। लीज जो है वो $25 मिलियन की हो गई, बिल्डिंग 9 की, फिटिंग 6 की। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैपिटलाइज कैसे मालूम किया? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये 3,000 बनता है। इन सब कुछ जमा कर लिए तो 43,000 बन गया, ठीक है। तो 43,000 जो है वो ऐड किया जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो जो प्रोजेक्ट था उस कीमत में, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको समझा दिया, आप सोल्यूशन बताया तब आपको समझ में आ गई होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए अभी समझना आसान हो गया होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा नोट है, ये देख लें, देखें, द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IS 23R, एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है IS 23 को। डिस्क्लोजर से मतलब ये कि हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं IS 23 में। तो पहली बात तो ये कि ये ज़रूरी होता है बताना कि अगर बोरिंग कॉस्ट IS 23 कहीं अप्लाई किया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या थी, ठीक है। नंबर 1, बोरिंग कॉस्ट के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या अख्तियार की गई। नंबर 2, वो अमाउंट कितनी थी बोरिंग कॉस्ट की जो कैपिटलाइज हुई ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। और द कैपिटलाइजेशन रेट किया था, यानी 10% जैसे हमने ऊपर इस्तेमाल किया था, 10%, 5%, 16% किया था, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा, वो बताना होगा डिस्क्लोजर के अंदर, ठीक है। इसी तरह टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अ रिटेलर Lewis John constructed a new store at a cost of $50 million over a 6 months from 1 जनवरी to 30 जून। वो कह रहा है कि एक जॉन बंदा था, लिविस जॉन, उससे कंस्ट्रक्ट किया एक नया स्टोर $50 मिलियन से 6 महीनों के अंदर, 1 जनवरी से 30 जून तक उसने 6 महीने लगा के $50 मिलियन की लागत का एक स्टोर खड़ा किया। अब पैसे थे नहीं उसके पास, पैसे उसने फिर लोन लिया $40 मिलियन का, ठीक है, 10% इंटरेस्ट के ऊपर। लोन पे होना है 30 सितंबर तक,
ठीक है, और स्टोर नहीं खुलेगा अगले साल से पहले, यानी अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं होगा अगले साल से पहले, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हमने ये देखना है, अच्छा पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट, कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट वैल्यूएशन ऑफ द स्टोर। स्टोर की इनिशियल कॉस्ट कितनी बनती है वो हमने मालूम करनी है, यानी जब वो डेप्रिसिएशन वगैरह होनी शुरू हो जाएगी अगले साल में, वो तो बात की बात है, पहले बताएं कि इस वक्त तक कितनी कॉस्ट जो है वो बनती है, ठीक है। तो आप देखें कि स्टोर की कॉस्ट, पहली बात ये देखें कि क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं है, ज़ाहिर बात है इसको एक सब्सटेंशियल टाइम लगा है बनने में, ठीक है, 6 माह के अंदर बना है ये, तो काफ़ी वक्त दरकार हुआ है, तो लिहाजा ये क्वालिफाइंग एसिड है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो एसिड है इसकी कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, इसकी अपनी कॉस्ट प्लस बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा था कि क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट उसकी और उसके अंदर जो उसकी बोरिंग कॉस्ट होती है वो ऐड कर दी जाती है क्वालिफाइंग एसिड की, तो वो उसकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो $50 मिलियन इसकी अपनी कॉस्ट हो गई, प्लस $40 मिलियन के ऊपर जो लोन लिया गया है 10% के हिसाब से, वो मालूम कर लें कितना बनता है, $40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए हम लगाएंगे, वो जो बोरिंग कॉस्ट है वो 6 महीने की लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है कि जब तक बिल्डिंग बन रही है उस वक्त तक का जो इंटरेस्ट है उतने पीरियड का इंटरेस्ट बस चार्ज किया जाएगा उसकी, यानी एज अ कैपिटलाइज, वो जो है उसे कैपिटलाइज किया जाएगा बोरिंग कॉस्ट को, पूरी अमाउंट को, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पूरी अमाउंट को नहीं जो है वो कैपिटलाइज किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो है वो 6 महीने की कॉस्ट बनती है, उसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोन जो है वो तो रीपेएबल है 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को हम चार्ज कर रहे हैं 30 जून तक, तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा भाई, वो जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो सिंपल इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये जो 6 महीने का एक्सपेंस है ये इस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये बनता है $40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये होता है $2 मिलियन, और 2 मिलियन को आप ऐड कर देंगे $50 मिलियन पे, तो $52 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 का, कि इस स्टोर की शुरू के अंदर कितनी लागत बनती है, $52 मिलियन, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, अगला स्टैंडर्ड जो है वो हम IS 40 हम बाद में शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए फ़िलहाल आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप लिख लीजिएगा, क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये है जी आज तक के लिए आपका ज़िम्मिया काम कि आपने IS 23 जो है वो सुनना है, समझना है, पढ़ना है और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो मैंने बताएं। तो हम इंशाल्लाह अगले स्टैंडर्ड अगली क्लास में करेंगे। उस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।